अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लासेस में हमने डिटेल में रीड किया था अबाउट चैप्टर नंबर 8 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज़ द सेल स्ट्रक्चर। इसमें हमने सेल के सारे स्ट्रक्चर्स जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वी डिस्कस्ड ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के अंदर ही हमने क्रोमोसोम्स को स्टडी किया था और आज हम उसी कंटिन्यूएशन में चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ द सेल साइकिल एंड द सेल डिवीजन। नाउ किसी भी सेल को डिवाइड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है? स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, जब हमने सेल स्ट्रक्चर के चैप्टर की पहली क्लास पढ़ी थी तब हमने वहाँ लिखा था कि 1855 में रुडोल्फ वर्चोव साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था, ये थ्योरी दी थी कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूला। कोई भी सेल जब ग्रो करता है तो ग्रो करके उसका जो न्यूक्लियस है उसमें उतनी ग्रोथ नहीं होती उसकी वॉल्यूम में, बट साइटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है। जब साइटोप्लाज्म में इतनी ग्रोथ हो जाती है, उस सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, तो अब वो जो न्यूक्लियस है वो उस सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल उतने अच्छे से नहीं कर पाता। सो इट हैज़ टू डिवाइड इटसेल्फ इनटू 2 डॉटर सेल्स, ताकि वापस से ये जो रेशियो है ये बैलेंस में आ जाए और फिर से न्यूक्लियस का प्रॉपर कंट्रोल हो जाए। सो व्हाट इज द बेसिस फॉर सेल डिवीजन? आइए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, द बेसिस फॉर सेल डिवीजन। और भी कई सारी थ्योरीज हैं जो इसके लिए दी गई हैं। जैसे एक थ्योरी है जिसमें ये कहते हैं कि सेल का सरफेस एरिया बढ़ जाता है ग्रोथ के कारण। सो देयर आर वेरियस थ्योरीज, बट द मेन थ्योरी विच वी हैव टू कीप इन माइंड, जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द बेसिस फॉर सेल डिवीजन, इट इज बिकॉज ऑफ द डिसबैलेंस between volume of the nucleus जो उतना तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा Vn एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर हम एक सेल के ग्रोथ की बात करें तो न्यूक्लियस में उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा जितना कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ऑलराइट, इस रेशियो को कहते हैं दैट इज डिसबैलेंस बिटवीन और द डिसबैलेंस इन न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसमें इसका जब रेशियो गड़बड़ हो जाता है, क्या है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स? इट इज Vn यानी वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय Vc, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, सो इसमें जो डिसबैलेंस हो जाता है, डिसप्रपोर्शन हो जाता है, उसके कारण से सेल हैज टू डिवाइड। दिस इज द बेसिस। नाउ हाउ डज अ सेल डिवाइड? सेल जो है स्टूडेंट्स बेसिकली 3 तरह से डिवाइड कर सकता है। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। अब सेल ग्रो कर गया है, डिवीजन, उसे डिवाइड करना है ताकि वो अपने साइटोप्लाज्म को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, 2 डॉटर सेल्स फॉर्म कर दे। 3 तरह का डिवीजन पॉसिबल है। हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में रीड करेंगे। द फर्स्ट काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एमाइटोसिस। एमाइटोसिस और डायरेक्ट डिवीजन। क्यों डायरेक्ट कहते हैं, अभी जब हम इसे स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। सो द फर्स्ट इज एमाइटोसिस और द डायरेक्ट डिवीजन। द अदर 2 आर माइटोसिस। ये एमाइटोसिस था, दूसरा है माइटोसिस और तीसरा है मियोसिस। मियोसिस हम तीनों को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। जो माइटोसिस एंड मियोसिस है इसको मिलाकर कहते हैं दे बोथ आर इनडायरेक्ट डिविजन्स। ऑलराइट,
So amitosis is the direct division, whereas mitosis and meiosis are indirect division. Now let us first read about amitosis and then we will move on to mitosis and meiosis in the following classes. तो आइए अब हम पढ़ते हैं amitosis को डिटेल में. So let's see what happens in this direct kind of division. Amitosis or the direct division. स्टूडेंट्स, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और ओसिस का मतलब होता है स्टेट. ये ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें कोई थ्रेड नहीं बनेंगे. एमाइटोसिस दैट मीन्स थ्रेड्स आर एब्सेंट. कौन से थ्रेड्स? जो स्पिंडल फाइबर्स, आपको याद है हमने सेंट्रोसोम पढ़ा था. सेंट्रोसोम स्पिंडल फाइबर्स बनाता है जो क्रोमोसोम्स पे अटैच होंगे और क्रोमोसोम्स को पुल करते हैं. इसमें कोई क्रोमोसोम नहीं बन रहा, इसमें कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहा, यानी कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म नहीं हो रहे. सो ऑल्सो कॉल्ड और ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डिविजन. पहला क्वेश्चन, इन्हें इस तरह के डिवीजन को सबसे पहले डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने. इन्होंने ही एमाइटोसिस को भी सबसे पहले देखा था और इन्होंने ही एनिमल्स के अंदर माइटोसिस को भी सबसे पहले डिस्कवर किया था. सो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय, ये क्वेश्चन पूछते हैं, फ्लेमिंग. ये बहुत सिंपल टाइप का है स्टूडेंट्स. कैसे होता है आइए देखते हैं. सपोज ये एक सेल है, हम एनिमल सेल बना रहे हैं इसलिए मैं कोई सेल वॉल नहीं बना रही हूँ. ओके, सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये इसके अंदर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में क्रोमैटिन थ्रेड है. आपको याद है जो डीएनए मटेरियल है वो हिस्टोन के ऊपर रैप्ड है जिसे कहते हैं क्रोमैटिन. सो दिस इज क्रोमैटिन, दिस इज द न्यूक्लियस. इस तरह के सेल डिवीजन में क्या होता है, कोई क्रोमोसोम्स नहीं बन रहे हैं, कोई स्पिंडल फाइबर नहीं बन रहा है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनकी डिसअपियर होगी. जो न्यूक्लियस है उसमें खिंचाव आएगा और वो खिंच के, जैसे डंबल्स होते हैं जो हम एक्सरसाइजिंग के टाइम करते हैं, ऐसे डंबल शेप का हो जाएगा और फाइनली टूट जाएंगे. थोड़ा पार्ट एक तरफ चला जाएगा, थोड़ा एक तरफ, यानी न्यूक्लियस के अंदर कंस्ट्रिक्शन आ जाएगा, नैरोइंग आ जाएगी. कैसे शो करेंगे अपन, आइए नेक्स्ट स्टेज. What will happen? ये सेल है, न्यूक्लियस जो है ये खिंचने लगा, इसमें एक नैरोइंग आ गई इस तरह से. ऑलराइट, सो मैं इसे लिख देती हूं. व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हुई है, जबकि हम आगे देखेंगे माइटोसिस मियोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है. आपको याद है हमने ER में लिखा था कि ER से वो रीफॉर्म होती है, यानी यहाँ पे कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं हो रही है, सिर्फ न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शन हुआ जिसके कारण न्यूक्लियस खिंचा. जब न्यूक्लियस खिंचता है तो धीरे धीरे ये जो टेंशन है ये साइटोप्लाज्म में भी आती है और साइटोप्लाज्म में भी एक नैरोइंग होने लगती है. तो अब साइटोप्लाज्म जो है उसमें भी एक कंस्ट्रिक्शन आ गया, नैरोइंग हो गई, प्लस न्यूक्लियस जो है ये और खिंचता चला गया इस तरह से. कुछ क्रोमैटिन यहाँ है, कुछ क्रोमैटिन यहाँ है. सो न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन के बाद में हुआ साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन. साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन द नेक्स्ट स्टेप. और जब और खिंचाव होता जाएगा, दोनों चीजें खिंचती जा रही हैं, पुल हो रही हैं, तो फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, 1 और 2. दोनों के पास खुद का न्यूक्लियस है और उसके अंदर क्रोमैटिन थ्रेड्स हैं. सो व्हाट आर दीज? दीज आर 2 डॉटर सेल्स. 2 डॉटर सेल्स यानी कि एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गए. 1 से 2 तो बन गया, यानी डिवीजन तो हो गया, लेकिन इस डिवीजन में ना तो स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ, नो स्पिंडल फॉर्मेशन, इसीलिए इसे एमाइटोसिस कहते हैं.
स्पिंडल्स जो है धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं, थ्रेड, यहाँ पे कोई थ्रेड नहीं बन रहा, नो स्पिंडल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, कोई क्रोमोसोम्स नहीं बने। आपको याद है क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ए माइटोसिस के, नो क्रोमोसोम फॉर्मेशन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसमें गायब नहीं हुई थी ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन remains intact, it does not disappear, remains intact. Okay, no spindle formation, no chromosome formation, nuclear membrane remains intact. फिर हुआ क्या इसमें? इसमें क्या हुआ है? सिंपली न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन हुआ, न्यूक्लियस में एक नैरोइंग हुई, न्यूक्लियस में खिंचाव हुआ और इस टेंशन के कारण साइटोप्लाज्म में भी कंस्ट्रिक्शन हो गया। सो न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन। सिंपल टाइप का डिवीजन है, डायरेक्ट डिवीजन है। डायरेक्ट क्यों डायरेक्ट है? क्योंकि कोई क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन क्यों होता है? ये क्या फायदा है? फायदा ये है स्टूडेंट्स की बहुत क्विक प्रोसेस है, फटाफट हो रहा है, कोई क्रोमोसोम्स नहीं बन रहे हैं, स्पिंडल्स नहीं बन रहा है, वो उन पे अटैच नहीं हो रहे हैं, वो सारा टाइम बच गया। इट्स वेरी क्विक। क्योंकि इतना क्विक है, इसमें एनर्जी भी कम यूज़ होती है, ये इसके फ़ायदे हैं। पर इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है, सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि जब ये दो डॉटर सेल्स बनेंगे तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो इक्वल साइज़ के हो। वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ये तो खिंच रहा है सिंपल। अब आप कोई भी एक बुक ले लीजिए और दो स्टूडेंट्स मिलके उसको एक इधर से खींचे, एक इधर से खींचे, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो आधी आधी बुक ही टीयर होगी। हो सकता है उसके पास 60% चली जाए, एक के पास 40% चली जाए, 50-50 भी जा सकती है। यानी डॉटर सेल्स का साइज इक्वल भी हो सकता है बट अनइक्वल भी हो सकता है। जो क्रोमैटिन है अंदर का वो भी ज़रूरी नहीं है, जिसमें डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, कि वो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यानी जो डॉटर सेल बनेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह होगा या नहीं होगा। सो द मेन ड्रॉबैक क्या है? कमी इसकी, ड्रॉबैक। एक तो ड्रॉबैक ये है कि डॉटर सेल्स may be unequal in size. इक्वल भी हो सकते हैं बट अनइक्वल भी हो सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। और क्योंकि न्यूक्लियस भी रैंडमली डिवाइड हो रहा है, खिंच रहा है सिंपल, तो क्रोमैटिन का भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमैटिन, यानी जेनेटिक मटेरियल बराबर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, यानी कोई गारंटी नहीं है कि सेम टाइप का सेल बने। अगर ऐसा डिवीजन हमारे बॉडी में होने लगा सारे सेल्स में तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके कोई चोट लगी, आपके स्किन के कुछ सेल्स डैमेज हो गए, अब जो नए सेल्स बन रहे हैं वो एग्जैक्टली पुराने सेल्स की तरह बन ही नहीं रहे हैं, वो तो कुछ और ही सेल्स बन रहे हैं, तो फिर ये तो सब सिस्टम अपना ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ए माइटोसिस जो है वो सब सेल्स में नहीं होता है बट कुछ सेल्स में मिलता है ए माइटोसिस। कहाँ मिलता है? आइए उन एग्जाम्पल्स को रीड करते हैं, उन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नाउ द एग्जाम्पल्स, जहाँ पे हमें इस तरह का डायरेक्ट डिवीजन देखने को मिलता है। क्या है इसके एग्जाम्पल स्टूडेंट्स? कुछ प्रोकैरियोट्स में मिलता है ये, जैसे कुछ बैक्टीरिया में ए माइटोसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी में इसको देखा गया है। So some bacteria, blue-green algae, etc. All right. Then the next example. आपको याद है स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ में हमने सीलिएटेड प्रोटोजोआ पढ़े थे, पैरामीशियम, उसमें भी इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा गया है। सो सीलिएटेड प्रोटोजोन, इसके एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्ट। सीलिएटेड प्रोटोजोन लाइक पैरामीशियम, इसमें भी ए माइटोसिस मिलता है। फिर जो पुराने प्लांट सेल्स हो जाते हैं, ओल्ड, नॉट द न्यू वंस, सो ओल्ड प्लांट सेल्स। देन द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स,
बहुत क्वेश्चन आता है। हमारे ह्यूमंस के जो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, हमारे एंडोस्केलेटन में एक तो बोन होती है, हड्डी जो बहुत सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, और साथ में कार्टिलेज होती है जो थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। जैसे ये कान का ये हिस्सा, दिस इज अ कार्टिलेज, नोज की टिप, दिस इज अ कार्टिलेज। जो कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स हैं वो ए माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड करते हैं। सो द नेक्स्ट इज कॉन्ड्रोसाइट्स, दैट मीन्स कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, कॉन्ड्रोसाइट्स। देन नेक्स्ट, हमारे जो एम्ब्रियो के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिन्हें हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहते हैं, जैसे एमनियन, कोरियन, इनके जो सेल्स होते हैं वो भी ए माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड करते हैं। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन सेल्स, मेम्ब्रेन सेल्स। This is also important question. All right. So it's a direct kind of division discovered by Fleming. Simply nucleus में constriction होगा, nucleus खिंचेगा, साइटोप्लाज्म में constriction बनेगा, साइटोप्लाज्म खिंचेगा और खिंच के दो cells बन जाएंगे. May be unequal or may be equal in size. Chromatin fibers may be equally divided, may be unequally divided. This is the main drawback. No chromosome formation, no spindle formation, no disappearance of nucleus membrane. And these are the few examples of cells which undergo amitosis. So this is about the first type of cell division, that is amitosis. आप इसको note down करें और फिर हम other kinds of cell division के बारे में बात करेंगे. Please note it down. Now students, let's talk about the other two kinds of indirect cell division, that is mitosis and meiosis. Mitosis, meiosis समझने के पहले हमें एक बहुत important term समझना पड़ेगा जिसे हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे, that is the cell cycle. इस चैप्टर का नाम ही है cell cycle and cell division. Now what is this cell cycle? साइकिल का मतलब होता है कोई भी चीज़ एक के बाद एक सीक्वेंस में आए तो हम उसे साइकिल कह देते हैं। एक सेल की लाइफ में जितनी भी स्टेजेस हैं उन्हें सबको मिलाकर उस सेल की सेल साइकिल कहते हैं। नाउ सेल साइकिल जो होती है स्टूडेंट्स, एक्चुअली सिर्फ सेल डिवाइड नहीं कर रहा, पहले सेल डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर भी तो करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेल को डिवाइड करना है, उसको अपना डीएनए दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड करना है, तो पहले उसको उस डीएनए को डबल भी तो करना पड़ेगा, उसको सारे सेल ऑर्गेनेल्स डबल करने पड़ेंगे, उसको अपना साइटोप्लाज्म डबल करना पड़ेगा, तभी तो वो दो डॉटर सेल्स में बराबर बांटेगा। मान लीजिए मेरे पास एक कोई नोट्स हैं एक पेज में और मैं चाहती हूँ कि मैं उसको दो स्टूडेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। अगर मैं उस पेज को आधा फाड़ के दे दूँगी तो आधी इन्फॉर्मेशन जाएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है दोनों को, मुझे उसकी एक फ़ोटोकॉपी करानी पड़ेगी, यानी कि मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी करानी पड़ेगी, तब मैं उसे दोनों स्टूडेंट्स को बराबर बांट सकती हूँ। इसी तरह से जो सेल है वो एक्चुअली डिवाइड करने के पहले प्रिपेयर करता है, अपनी सारी चीज़ों को डबल करता है ताकि वो दो डॉटर सेल्स में उन्हें बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सो व्हाट डू वी मीन बाय सेल साइकिल? इट इज द साइक्लिक सीक्वेंस। साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? एक के बाद एक। सो इट इज द साइक्लिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन लाइफ ऑफ अ सेल। एक सेल की जिंदगी में जितनी भी इवेंट्स हो रहे हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं? एक तो वो खुद को प्रिपेयर कर रहा है और प्रिपेयर करने के बाद वो डिवाइड कर रहा है। जैसे ही दो डॉटर सेल बने, अब ये दोनों फिर खुद को प्रिपेयर करने लग जाएंगे, ग्रो करेंगे, सब कुछ डबल करेंगे, फिर डिवाइड कर जाएंगे। यानी कि सेल साइकिल जो है इसके दो पार्ट्स होते हैं, 1 and 2। फर्स्ट, जब सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है, दैट इज द प्रिपरेटरी फेज। इस समय डिवीजन नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन हो रही है, प्रिपरेटरी फेज। और सेकेंड, जो एक्चुअली डिवाइड करेगा, दैट इज द डिवाइडिंग फेज, जब उसका न्यूक्लियस, उसका साइटोप्लाज्म एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड होगा।
जो प्रिपरेटरी फेज है उसे कहते हैं इंटरफेज। दिस इज द इंटरफेज और द प्रिपरेटरी फेज। और जब सेल एक्चुअली डिवाइड करेगा यानी कि 1 से 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसे कहते हैं एम फेज। नाम से ही समझ में आ रहा है, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन फेज। कई बुक्स में से माइटोटिक फेज भी लिखा रहता है, बट एक्चुअली ये माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों में हो रहा है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। ऑलराइट, सो प्रिपरेटरी फेज एंड द एक्चुअल डिवाइडिंग फेज, ये पूरा मिलाकर एक सेल साइकिल होती है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि किसी चीज़ की तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लगता है या उसको फाइनल काम करने में? ऑब्वियसली तैयारी में। आप लोग जब प्रिपेयर करते हो 2 साल तक 11th एंड 12th और 3 घंटे में पेपर दे देते हो और सिलेक्शन या रिजेक्शन, क्लियर। लेकिन प्रिपरेशन कितनी है? 2 साल की। इसी तरह से एक सेल का जब न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म डिवाइड होना है उसके पहले उसको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो प्रिपरेटरी फेज में 95% टाइम तो प्रिपरेशन में लग जाता है और रिमेनिंग 5% टाइम में वो एक्चुअली डिवाइड कर जाता है। सो जो प्रिपरेटरी फेज है स्टूडेंट्स, दिस ऑक्यूपाइज 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल, जबकि जो एम फेज है वो मात्र ओनली 5% टाइम में पूरा हो जाता है। 5% टाइम ऑफ सेल साइकिल, दैट मीन्स दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। ये क्वेश्चन पूछते हैं, शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इज द एम फेज। ऑलराइट, नाउ जो इंटरफेज है स्टूडेंट, इसमें सेल बहुत एक्टिव है, वो सारा प्रिपरेशन कर रहा है, सब चीज़ की डबलिंग कर रहा है, पर अगर हम बाहर से देखें तो हमें कुछ भी नहीं दिखता क्योंकि एक्चुअली सेल डिवाइड होता हुआ नहीं दिख रहा। इसीलिए इस स्टेज को पहले साइंटिस्ट रेस्टिंग स्टेज भी कहते थे। एक्चुअली ये रेस्टिंग स्टेज नहीं है, इसमें सेल बिल्कुल रेस्ट नहीं कर रहा, इसमें सेल बहुत एक्टिव है, इट इज़ वेरी वेरी एक्टिव, बट सिंस देर आर नो विजिबल चेंजेस फ्रॉम आउटसाइड इट वॉज बींग रेफर्ड एज रेस्टिंग स्टेज। एक्चुअली इसमें बहुत सारी ग्रोथ हो रही है सेल की, तो इसे ग्रोथ फेज भी कहते हैं। तो इंटरफेज के 3 नाम हो गए, प्रिपरेटरी फेज, रेस्टिंग फेज और द ग्रोथ फेज, जबकि मल्टीप्लिकेशन फेज जो है उसको डिवाइडिंग फेज कहते हैं। नाउ जो वो तैयारी करता है वो 3 स्टेजेस में तैयारी करता है। जैसे आप 11th में प्रिपेयर करते हो 11th का कोर्स, 12th में 12th का कोर्स, इसी तरह से जो इंटरफेज है वो फिर 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है, 1, 2 एंड 3। ऑलराइट, पहला जब वो सबसे पहले ग्रोथ करता है तो उसे कहते हैं G1 फेज। जो भी पहले चेंजेस होंगे जिन्हें हम ग्रोथ फेज 1 या गैप फेज 1 भी कहते हैं। फिर सेकेंड फेज आएगा एस फेज, हम पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। एस फेज दैट इज सिंथेसिस फेज, एंड थर्ड इज एक G1 है तो एक क्या होना चाहिए, बिल्कुल G2 फेज। G2 मीन्स ग्रोथ फेज और गैप फेज 2, गैप फेज 2। कैसे कैसे चेंजेस होंगे अभी हम देखेंगे, बट तीनों में ही सेल क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, खुद को तैयार कर रहा है ताकि वो सेल डिवीजन कर सके। जब वो सेल डिवाइड होना शुरू होगा तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यानी कि एम फेज इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 phases. One is the nuclear division which is called karyokinesis. कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज न्यूक्लियर डिवीजन। और जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसी के एंड में साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लग जाता है, जिसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस और द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ऑलराइट, न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है वो 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। हम यहाँ सिर्फ नाम लिख रहे हैं, हम इसकी डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे।
प्रोफेज, अभी आप इन्हें लिख के भूल सकते हैं क्योंकि हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये स्टेजेस हैं स्टूडेंट्स न्यूक्लियस के डिवीजन की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ऑलराइट, तो आइए अब इस टेबल को एक बार समराइज करते हैं। कोई भी सेल साइकिल में एंटर करता है, सबसे पहले प्रिपेयर करेगा अपने आप को, जब उसकी ग्रोथ होगी, वो रेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है सेल डिवीजन की, विच इज कॉल्ड इंटरफेज। इसमें 3 सब फेजेस आएंगे, दीज आर द सब फेजेस, G1, S एंड G2। फिर वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, यानी कैरियोकाइनेसिस के अंडरगो होगा, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इन चारों स्टेजेस के पास होगा, और फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाएगा, और इस तरह से पूरा सेल 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन इंटरफेज। नाउ इंटरफेज जो है स्टूडेंट्स, ये 95% टाइम इसी में है। जैसे मान लीजिए अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, हमारे ह्यूमन सेल को, एक सेल को डिवाइड होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। हर एक दिन में वो सेल डिवाइड हो जाता है। इस 24 आवर्स में से 23 आवर्स तो प्रिपरेशन में लगते हैं और 1 आवर में वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं G1। सबसे पहले क्या होगा, इसमें सेल जो है वो अपना साइटोप्लाज्म खूब सारा प्रोड्यूस करेगा और खूब सारे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ एंजाइम्स भी होंगे, क्योंकि आगे उसको एस फेज में अपने डीएनए को डबल करना है। जब वो डीएनए को डबल करेगा, क्रोमैटिन को डबल करेगा, तभी वो उसको 2 डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड कर सकता है। डीएनए को डबल करने के पहले उसको वो सारे एंजाइम सिंथेसाइज करने हैं, जिससे कि डीएनए डबल हो, रेप्लिकेट हो, यानी डीएनए पॉलीमरेज, टीलोमरेज, तो ये सारे एंजाइम, सारे प्रोटीन्स वो G1 फेज में बनाता है। और साथ में पूरा साइटोप्लाज्म भी खूब सारा फॉर्म करता है, ऑटोमेटिकली फॉर्म होगा ही। तो इसमें क्या क्या हो रहा है आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले इंक्रीज्ड प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें सारे एंजाइम्स भी आ जाएंगे। ये प्रोटीन्स आगे काम आने वाले हैं सेल डिवीजन में, उनको तैयार कर लेता है। प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन किससे बनता है स्टूडेंट्स? आरएनए से, तो यानी आरएनए भी सिंथेसाइज होने लग जाएगा ज़्यादा। सो इंक्रीज आरएनए सिंथेसिस, तैयारी कर रहा है ये आगे डिवाइड होने के लिए। सो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, आरएनए सिंथेसिस बढ़ जाएगा। प्रोटीन और आरएनए जब बढ़ेंगे तो नेचुरली जो साइटोप्लाज्म है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि मैक्स सेल साइज इंक्रीज, सेल साइज इंक्रीज, दैट मीन्स ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म, ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्म। ऑलराइट, तो प्रोटीन्स बन गए, आरएनए बन गया, सेल साइज बढ़ गया। अब आगे हम पढ़ेंगे जब सेल डिवीजन होना है उसके लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, तो वो एटीपी अपने को रेडी करके रखनी पड़ेगी ताकि फटाफट जब सेल डिवाइड हो तो वो एटीपी प्रोवाइड कर दी जाए। तो इसमें एटीपी सिंथेसिस भी होगा, एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज। एटीपी बना दी, सारे प्रोटीन्स बना दिए, खूब सारा आरएनए बना दिया, पूरा साइटोप्लाज्म बढ़ गया, सेल का साइज बढ़ गया। सबसे ज़्यादा तैयारी मेन काम में ही लगती है, ये सबसे बड़ा फेज है। इन सब में से सबसे ज़्यादा टाइम उसको इसी काम में लगता है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। ये क्वेश्चन पूछते हैं ऑफ सेल साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज। ठीक है, G1, S, G2, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इन सब में से सबसे ज़्यादा जो टाइम है वो लॉन्गेस्ट फेज जो है वो G1 में ही लगता है। अब वो तैयार है, उसके पास सारे एंजाइम्स हैं, अब वो इजीली अपने डीएनए की डबल कॉपी बना सकता है और साथ में हिस्टोन की भी डबल कर देगा, ताकि जो क्रोमैटिन के धागे हैं वो डबल हो जाएं, ताकि वो आगे जाकर 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो सके। सो एस फेज में क्या होगा स्टूडेंट्स? एस फेज में क्रोमैटिन डुप्लीकेशन, क्रोमैटिन डुप्लीकेशन और डबलिंग। और क्रोमैटिन का मतलब इसमें क्या हो रहा है? डीएनए डुप्लीकेशन। क्रोमैटिन किसका बना है? 40% डीएनए प्लस और क्या हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे? हिस्टोन की डबलिंग।
हिस्टोन डबलिंग। ये दोनों जब डबल होंगे तो इसका मतलब है क्रोमैटिन डबल हो गया। ये क्वेश्चन पूछते हैं डीएनए डबलिंग किस में होती है? एस फेज में होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। साथ में आगे जाकर क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स बनने हैं तभी तो वो क्रोमोसोम्स को खींचेंगे दो ऑपोजिट पोल्स की तरफ और क्रोमोसोम्स डिवाइड होंगे। स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है एनिमल सेल्स में? सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल्स हैं? 2 सेंट्रियोल्स परपेंडिकुलर, यानी कि सेंट्रोसोम भी डबल हो जाएगा। वो काम भी इसी समय पर होता है। सो द नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। ये सब एस फेज में हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सारे प्रोटीन्स थे, उनको यूज करके डीएनए सिंथेसाइज कर दिया और साथ में सेंट्रोसोम भी सिंथेसाइज कर दिया। अब और क्या सिंथेसाइज करना है नेक्स्ट G2 फेज में? जो कुछ और बचे हुए प्रोटीन्स हैं, कुछ और बचा हुआ आरएनए है, वो भी सब डबल हो जाएगा। सो G2 फेज में क्या होगा? नंबर 1 सिंथेसिस ऑफ फ्यू प्रोटीन्स एंड आरएनए। मेन तो G1 में हो गया है, लेकिन कुछ बचे हुए जो हैं वो सिंथेसाइज हो जाएंगे। इनमें से स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन जो टिब्यूलिन प्रोटीन है, हमने पढ़ा था कि स्पिंडल फाइबर माइक्रोटिब्यूल्स के बने हैं और माइक्रोटिब्यूल्स टिब्यूलिन प्रोटीन का बना है। आगे जाके स्पिंडल फाइबर्स बनाने हैं, बनाने वाला सेंट्रोसोम तो तैयार है, लेकिन किसके बनेंगे? टिब्यूलिन प्रोटीन के। वो प्रोटीन G2 में ही सिंथेसाइज होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो स्पेशली टिब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसिस वो G2 में होता है। इसी से स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे। तो बचे हुए प्रोटीन्स एंड आरएनए, पर्टिकुलरली टिब्यूलिन प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो जाएगा G2 में। साथ में स्टूडेंट्स हमको सारे सेल ऑर्गेनेल्स को भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारे सेल ऑर्गेनेल्स को 2 में डिवाइड होना है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, अगर प्लांट सेल है तो प्लास्टिड, राइबोसोम्स, ये सब भी डबल हो जाएंगे। सो सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेशन और डबलिंग, एक्सेप्ट सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम पहले ही एस फेज में डबल हो चुका है। अब हम तैयार हैं, हमारे पास डबल साइटोप्लाज्म है, डबल प्रोटीन्स हैं, डबल आरएनए है, डबल डीएनए है, डबल हिस्टोन है, डबल सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं और स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए टिब्यूलिन तैयार है। तो अब हम डबल क्रोमोसोम्स बना सकते हैं और स्पिंडल फाइबर की हेल्प से उनको 2 में डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द 2 phases. G1 the longest phase, S phase DNA duplication and centriole formation, G2 tubulin and cell organelles formation. इसे नोट डाउन करिए, फिर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पढ़ेंगे अबाउट दिस G1 phase. प्लीज नोट इट डाउन. Now students, let us try to draw this cycle first and then we will learn a very interesting concept. सेल साइकिल कह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसको एक साइकिल की तरह यानी एक सर्कल की तरह बनाएंगे. ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है. एम फेज केवल 5% एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है. ये मैंने एम फेज बना दिया. ऑलराइट, दिस इज द एम फेज विच इज ऑक्यूपाइंग ओनली 5% ऑफ द टाइम. एम फेज में 2 फेजेस बनाए, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन है, साइटोकाइनेसिस. और न्यूक्लियस डिवीजन में भी 4 स्टेजेस बनानी पड़ेंगी अपने को, तो इसको हम 4 में डिवाइड कर देते हैं. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. प्रोफेज, then metaphase, we will read about these phases in detail, then anaphase and telophase. ये तो एक्चुअल डिवीजन है जब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा. और ये जो पूरा टाइम है 95% टाइम, ये पूरा तैयारी हो रही है अभी 11th और 12th में, ताकि आप सिलेक्ट हो सकें, 3 घंटे का पेपर दे सकें. दिस इज द प्रिपरेटरी
और द इंटरफेस फुल। इसमें से भी सबसे बड़ा टाइम जो है वो होता है G1 ग्रोथ फेज 1, उससे थोड़ा छोटा है S फेज जिसमें डीएनए का डबलिंग होगी, एंड लास्ट इज G2 जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नाउ लेट अस फर्स्ट राइट ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हर सेल की अलग अलग सेल साइकिल का टाइमिंग होता है, कौन सा सेल कितनी देर में डिवाइड करेगा, प्रिपेयर होकर डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यीस्ट की बात करें तो यीस्ट में 90 मिनट्स में एक सेल डिवाइड करता है, 1.5 घंटे में। अगर हम ई कोलाई की बात करें, बैक्टीरिया, उसमें एक सेल जो है वो 20 मिनट्स में ही डिवाइड कर जाता है। जबकि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमन बींग्स, तो उसमें हमारे में एक सेल जैसा अभी हमने बोला था 24 आवर्स में डिवाइड करता है। ऑलराइट, सपोज मैं ये सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन बना रही हूँ, ह्यूमन सेल। अगर इसे 24 आवर्स माने तो 1 घंटे में तो वो डिवाइड करता है 1 आवर में, जबकि ये 11 आवर्स G1, 8 आवर्स GS एंड 4 आवर्स is G2। 11 + 8 19 + 4 23 + 1 24। इस तरह से 23 आवर्स में प्रिपरेशन करके और लास्ट आवर में वो डिवाइड कर जाएगा। ऑलराइट, नाउ कभी कभी जो सेल है वो जीवन के एंड में या बीच में डिसाइड करता है कि मुझे अभी डिवाइड नहीं होना। वो ग्रो तो हो गया है, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ गया है, लेकिन वो डिवाइड करना नहीं चाहते क्योंकि बॉडी को अभी ज़रूरत नहीं है, या उस सेल को डिफ्रेंशिएट होना है, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिवाइडेड। तब वो सेल S में आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो इस तरह से चल रही थी साइकिल G1, S, G2 और M, इस तरह से वो आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो इस सेल साइकिल के बाहर निकल जाएगा। G1 में आके ग्रो करके और S में नहीं जाएगा, उसका डीएनए डबल नहीं होगा। एक बार अगर डीएनए डबल हो गया स्टूडेंट, फिर तो सेल को डिवाइड करना ही करना पड़ेगा ताकि वो डीएनए बराबर 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन अगर डीएनए डबल नहीं हुआ तो जीवन के मिडिल में सेल डिसाइड अगर करे कि मुझे डिवाइड नहीं करना है तो इट गोज इनटू G0 फेज। और ये टेम्पररी हो सकता है जब जरूरत पड़े तो वापस से वो सेल इस सेल साइकिल में आ जाए और वापस से अपने डीएनए को डबल करके इस सेल साइकिल को फॉलो कर ले। ऑलराइट, तो ये जो G0 स्टेज है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज। ऑलराइट, तो जो डिसीजन है सेल डिवीजन का कि सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, वो कौन सी स्टेज में लिया जा रहा है? G1 में। अगर डिसीजन है कि करेगा तो वो S की तरफ आगे बढ़ जाएगा, डीएनए डबल करेगा। और अगर वो डिसाइड करेगा कि सेल अभी डिवाइड नहीं होना है, ये बॉडी अगर डिसाइड करेगी, न्यूक्लियस डिसाइड करेगा, तो वो G0 में चला जाएगा। सो दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट डिसीजन फॉर सेल डिवीजन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, डिसीजन फॉर सेल डिवीजन इज टेकन इन कौन सी स्टेज में? G1 स्टेज। इसमें डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, नाउ इसी से रिलेटेड एक पॉइंट हम लिख लेते हैं यहां पे। इफ इन G1 अ सेल डिसाइड्स नॉट टू गो इनटू डिवीजन, अगर वो डिवाइड नहीं करना है उसको, देन it is said to be in G0 phase। G0, इसको G0 भी बोलते हैं, 0 को नॉट कहते हैं, जैसे नॉट आउट होता है नॉट, और इसे क्वेश्चन स्टेज भी बोलते हैं। ये वर्ड जो है स्टूडेंट, ये क्वाइट से आया है, क्वाइट स्टेज है। क्वाइट का मतलब है, यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि सेल क्वाइट हो गया, सेल कुछ काम नहीं कर रहा, सेल तो काम कर रहा है, सेल इज परफॉर्मिंग ऑल इट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बट
इट इज नॉट अंडरगोइंग सेल डिविजन। सेल डिविजन के रेफरेंस में वो क्वाइट हो गया है, लेकिन अपनी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है। हमारे बॉडी के जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल, हमारे हार्ट के सेल्स, कार्डियक सेल्स, मसल सेल्स, वो जनरली इस G0 में ही रहते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तब वो डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं है वो लगातार डिवाइड कर रहे हैं। जबकि जो हमारे स्किन के सेल्स हैं, हमारे जर्म सेल्स हैं और जो बॉडी के सेल्स हैं, वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं। दे आर डायरेक्टली इनटू दिस साइकिल ऑल द टाइम। तो G0 के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? लेट अस राइट डाउन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? कार्डियक सेल्स, देन नर्व सेल्स एंड मसल सेल्स। ये जब ज़रूरत होती है तभी साइकिल में वापस एंटर करते हैं, नहीं तो ये G0 स्टेज में रहते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस होल पॉइंट। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द G0 स्टेज। नाउ स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस पूरी साइकिल में कहीं भी कुछ गड़बड़ हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई फॉल्ट हो गया, तो जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे वो एबनॉर्मल सेल्स होंगे, और एबनॉर्मल सेल्स होंगे तो बॉडी की पूरी फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाएगी, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए नेचर ने यहाँ पे चेक पॉइंट्स बनाए हैं ताकि चेकिंग होती रहे हर स्टेप पर कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ओके, कोई एबनॉर्मैलिटी तो नहीं हो रही है। सो नाउ लेट अस स्टडी द चेक पॉइंट्स इन सेल साइकिल। इन सेल साइकिल कितने चेक पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स? 3 चेक पॉइंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ से दिल्ली जाना है तो 3 टोल पड़ेंगे। ऑलराइट, वहाँ तीनों जगह पे हमारा टिकट चेक होता जाएगा, हमारी पर्ची कटती जाएगी और हम आगे जाते जाएंगे। हाँ, यहाँ तक सब ठीक है, अब आगे सब ठीक है। तो 3 चेक पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। First checkpoint is G1 checkpoint. इसे G1S भी कहते हैं। समझिए, अगर G1 से S में सेल चला गया, यानी इसने अपना DNA डबल कर लिया, अब तो ये डिवाइड होगा ही होगा। अगर मान लो जो DNA था यहाँ पे, जो DNA था सेल के अंदर, उसमें किसी भी तरह की कोई एबनॉर्मैलिटी है, और अगर ऐसा एबनॉर्मल DNA डबल हो गया और डॉटर सेल्स पे चला गया, तो आगे एबनॉर्मल DNA ही पास होता जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो DNA अगर एबनॉर्मल है तो फिर ये सेल साइकिल ब्रेक हो जाती है, उस सेल को G0 में भेज दिया जाता है। ये चेकिंग करी जाती है इस जगह पर, एट द एंड ऑफ G1। सो दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट, G1 चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट है ये, फर्स्ट चेक पॉइंट। ऑलराइट, G1 के एंड में जस्ट S के जाने के पहले क्या क्या चीजें चेक करता है वो? चेक्स फॉर, क्या क्या चेक करेगा वो? कि एक तो DNA नॉर्मल है या नहीं, कहीं एबनॉर्मल DNA तो नहीं है, नहीं तो फिर वो एक बार अगर डबल हो गया तो फिर एबनॉर्मल सेल्स बनते जाएंगे। दूसरा वो ये चेक करेगा कि S फेज के लिए सारे प्रोटीन्स बन गए हैं क्या, सब एंजाइम्स बन गए हैं, सब RNA बन गया है, यानी इट विल चेक फॉर रॉ मटेरियल फॉर S फेज। और ये चेक करेगा कि ATP बन गई है या नहीं, क्योंकि आगे ATP यूज होनी है। इट विल चेक फॉर ATP सिंथेसिस, जितनी ज़रूरत थी उतनी ATP बनी या नहीं, रॉ मटेरियल्स बने या नहीं, और DNA कहीं एबनॉर्मल तो नहीं है। ये क्या करेगा, और ये एक प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है जिसे साइक्लिन प्रोटीन्स बोलते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट एक्टिवेट्स साइक्लिन्स, दे आर प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन्स जो आगे सेल डिवीजन करवाएंगे, एंड CDK। CDK एक एंजाइम है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये इन दोनों को एक्टिवेट कर देगा यहाँ पे। यही फिर प्रोटीन्स जो है ये आगे सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये वाला एंजाइम जो है ये DNA का ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ऑलराइट, तो ये इन सब चीज़ों के लिए चेक करेगा। जब ये सब ओके हो जाएंगी तो सेल जो है वो S फेज में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी DNA डबलिंग कर देगा।
अब डीएनए डबल हो जाएगा, सेंट्रियोल डबल हो जाएंगे, फिर ये G2 में आ जाएगा, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बन जाएंगे, प्लस यहाँ पे और आरएनए प्रोटीन सारे सेल ऑर्गेनेल्स डबल हो जाएंगे। यहाँ पे फिर से एक बार चेकिंग होगी कि भाई ये जो डीएनए था और जो सेंट्रियोल है ये सब बराबर डबल हो गए हैं या नहीं, ट्यूबुलिन प्रोटीन बना कि नहीं बना बराबर जितना चाहिए, क्योंकि आगे सेल को डिवाइड करना है। अगर किसी भी चीज़ में कमी रह गई, मान लो डीएनए डबल नहीं हुआ प्रॉपरली किसी भी कारण से, हिस्टोन डबल नहीं हुआ, ट्यूबुलिन बराबर नहीं बना, सेल ऑर्गेनेल्स डबल नहीं हुए, तो भी जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, अबनॉर्मल हो जाएंगे। तो यहाँ पे G2 के एंड में, S में नहीं है स्टूडेंट्स चेक पॉइंट, G2 के एंड पे एक और टोल नाका है। दिस इज द सेकेंड चेक पॉइंट, सेकेंड चेक पॉइंट और G2 चेक पॉइंट। ऑलराइट, G2 चेक पॉइंट। तो आइए दूसरा चेक पॉइंट लिख लेते हैं। ये तो G1 है, S में कोई चेक पॉइंट नहीं है, देन G2 चेक पॉइंट। ये कहाँ पे स्टूडेंट्स, ये G2 और M के शुरू होने के बीच में है, सेकंड। यहाँ पे क्या क्या चेक होगा, यहाँ पे हमें 2 चीजें चेक करनी है, S की तैयारी भी चेक करनी है और G2 की तैयारी भी चेक करनी है, यानी कि इट चेक्स फॉर, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ या नहीं हुआ वो चेक करेगा, प्लस जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो बना या नहीं बना सफिशिएंट क्वांटिटी में, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस को चेक कर लेगा ये, ताकि स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली बने। फिर ये देख लेगा भाई सेंट्रियोल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स की डबलिंग हुई है या नहीं हुई है, सेल ऑर्गेनेल एंड सेंट्रियोल डबलिंग, इसको ये चेक करेगा। बहुत इजी है याद रखना, अगर आपको ये याद है किस फेज में क्या हो रहा है तो आप आराम से चेक पॉइंट्स लिख सकते हो। तो इसने देख लिया कि भाई डीएनए डबल है या नहीं, ट्यूबुलिन प्रोटीन बना या नहीं, स्पिंडल इससे बनने हैं, और सब सेल ऑर्गेनेल वगैरह डबल हुए या नहीं। अगर ये सब कुछ हो गया है, ओके डन, तो ये सेल एंटर कर जाएगा प्रोफेज में। अब न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियस का डिवीजन जब शुरू होगा स्टूडेंट्स, तो मेटाफेज के एंड में यहां पे एक और चेक पॉइंट आएगा। दिस इज द थर्ड चेक पॉइंट। 3 चेक पॉइंट्स आते हैं एक साइकिल में, थर्ड चेक पॉइंट आइए लिख लेते हैं, इसे कहते हैं एम चेक पॉइंट। ये मेटाफेज की एंड में आ रहा है, यानी मेटाफेज एंड एनाफेज के बीच में। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेटाफेज में क्या होता है कि सारे जो क्रोमोसोम्स बन गए हैं क्रोमैटिन के कंडेंसेशन से, वो एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं, और उनके जो सेंट्रोमियर्स हैं, आपको याद है हमने इस तरह से बनाया था, जैसे ये क्रोमोसोम है, ये 2 आर्म्स हैं इसके, याद आया आपको, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, इसके अंदर भी एक डीएनए थ्रेड है, इसके अंदर भी डीएनए थ्रेड है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं, दे आर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। मेटाफेज में ये सारे क्रोमोसोम्स एक साथ अरेंज हो जाते हैं, और इनका जो सेंट्रोमियर है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है, और फिर ये स्पिंडल फाइबर इनको खींचता है ऑपोजिट साइड में, ये वाला इधर खींचेगा, ये वाला इधर पुल करेगा, जिससे ये टूटता है, और एक क्रोमैटिड एक सेल में चला जाता है, दूसरा क्रोमैटिड दूसरे सेल में चला जाता है। ये जो टूटना है ये एनाफेज में होता है। अगर ये प्रॉपरली अलाइन नहीं है, अगर स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली अटैच नहीं हुए हैं, मान लीजिए इसी तरफ स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ, इस तरफ हुआ ही नहीं, तो एक सेल में तो क्रोमोसोम जा ही नहीं रहा, और एक सेल में दोनों क्रोमैटिड्स चले गए, यानी एक सेल में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया और एक सेल में एक क्रोमोसोम कम हो गया। यानी अगर ह्यूमंस की बात करें तो एक सेल में 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स हो गए, और एक सेल में 46 की जगह 45 क्रोमोसोम्स हो गए, यानी कि एबनॉर्मैलिटी हो गई। तो यहाँ पे वापस से चेक किया जाता है। देखिए कितना ब्यूटीफुली नेचर ने सब कुछ डिजाइन किया है। यहाँ पे चेक करते हैं कि ये प्रॉपर अलाइंड है या नहीं, और स्पिंडल फाइबर्स प्रॉपरली दोनों तरफ, दोनों काइनेटोकोर बॉडीज पर अटैच हैं या नहीं। तो क्या क्या चेक होगा यहाँ पे, नंबर 1
that chromosome alignment on equator, हम पढ़ेंगे इक्वेटर पे सारे क्रोमोसोम्स आकर अरेंज हो जाते हैं, तो ये प्रॉपरली अरेंज है या नहीं होंगे तो फिर ये आधे अधूरे ट्रांसफर होंगे। और दूसरा ये चेक करेगा स्पिंडल अटैचमेंट ऑन सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर, एक ही बात है, और काइनेटोकोर प्रॉपरली स्पिंडल दोनों काइनेटोकोर बॉडीज पर अटैच हुए हैं या नहीं हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज क्रोमोसोम नंबर गड़बड़ हो जाएगा दोनों डॉटर सेल्स में, इट विल नॉट बी इक्वली डिवाइडेड। सो देयर आर 3 चेक पॉइंट्स इन सेल साइकिल। पहला G1 और S के बीच में जो चेक करेगा कि डीएनए नॉर्मल तो नहीं है, सारे प्रोटीन्स बन गए, एटीपी बन गई, और साइक्लिन और CD के एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, डीएनए में डबलिंग हो जाएगी। G2 के एंड में फिर से सेकंड चेक पॉइंट आएगा जो देखेगा कि प्रॉपरली डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है या नहीं, सारे सेल ऑर्गेनेल्स डबल हुए हैं या नहीं हुए हैं, और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में बना है या नहीं। मेटाफेज के एंड में थर्ड चेक पॉइंट आएगा जो ये देखेगा कि क्रोमोसोम्स प्रॉपरली एक लाइन में अरेंज है या नहीं, और स्पिंडल फाइबर्स इसकी सेंट्रोमियर से अटैच हैं या नहीं। ऑलराइट, सो इन दिस वे दिस इज अ कंप्लीट सेल साइकिल in which the cell will prepare itself first in G1, S and G2 phases, and then it will go into nuclear division, that is karyokinesis, followed by cytoplasmic division, that is cytokinesis, and finally the cell will be divided into 2 daughter cells. आप इसको नोट डाउन करें अच्छे से स्टूडेंट्स, फिर हम एक और छोटा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे सेल साइकिल के बारे में। प्लीज मेक अ नोट। Now students, let us learn about very interesting chemicals which can inhibit this cycle. कुछ ऐसे students poisons होते हैं जो इस सेल साइकिल को डिसरप्ट कर सकते हैं, इस सेल डिवीजन को इनहिबिट कर सकते हैं, जिनके कारण से सेल 2 में डिवाइड नहीं हो पाएगा। सो दे आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। इनहिबिट मतलब रोकना, सो दे आर इनहिबिटर्स ऑफ सेल साइकिल। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनके नाम पे जो पॉइंट्स हम लिखेंगे। इन्हें स्टूडेंट्स माइटोटिक पॉइजन्स भी बोलते हैं। एक्चुअली ये केवल माइटोसिस को ही नहीं, मियोसिस को भी इक्वली डैमेज करते हैं, पर कहते माइटोटिक पॉइजन है। ठीक है, इसमें हमें मेन 4 माइटोटिक पॉइजन्स के नाम पढ़ने हैं। पहला इज एक्टिनोमाइसिन डी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइटोटिक पॉइजन? एक्टिनोमाइसिन डी। देन सेकेंड इज एजाइड्स एंड साइनाइड्स, दे आर ऑल्सो पॉइजन ऑफ द सेल डिविजन। नाउ द थर्ड इज चैलोन्स। चैलोन्स ये इंपॉर्टेंट है। चैलोन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट रहते हैं। सो दे आर नेचुरल, ये नेचुरल है, और हर टिश्यू के लिए अलग अलग चैलोन रहता है, यानी टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं ये। सो दे आर नेचुरल टिश्यू स्पेसिफिक माइटोटिक सप्रेसेंट्स और इनहिबिटेंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मसल सेल्स हैं उनमें जो चैलोन्स मिलते हैं उन्हें कहते हैं मायोस्टैटिन्स। नाम से ही समझ आ रहा है, मायो मीन्स मसल एंड स्टैटिन ये वर्ड आया है स्टैट। स्टैट मतलब किसी चीज़ को रोक देना, थम जाना। सो मायोस्टैटिन्स ऑफ मसल सेल्स। क्या मतलब है, क्यों बॉडी में ये प्रेजेंट है, क्यों रोक रहे हैं ये हमारे सेल डिवीजन को? एक्चुअली स्टूडेंट्स जो सेल होते हैं, अगर वो डाई कम हो रहे हैं और प्रोड्यूस ज़्यादा होने लग जाएंगे तो क्या होगा, फिर उनका अमाउंट बढ़ता जाएगा, तो बॉडी का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ होगा। मान लीजिए आपके स्किन के 10 सेल्स, 10 एपिडर्मल सेल्स डाई हुए, झड़े, और
15 एपिडर्मल सेल्स बन गए तो बॉडी में 5 एक्स्ट्रा सेल्स हो गए, तो यानी सारा कॉम्पोजिशन गड़बड़ हो रहा है। तो जब भी ज़रूरत रहती है तो ये जो नेचुरल चैलॉन्स प्रेजेंट हैं, जब भी फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है तो ये कुछ टाइम के लिए उस सेल के डिवीजन को रोक देते हैं, ताकि जो सेल फॉर्मेशन एंड सेल डेथ है उन दोनों का, सेल डिस्ट्रक्शन एंड सेल फॉर्मेशन का बैलेंस बराबर बना रहे। इसलिए ये नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दे आर चैलॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉमनली आस्क्ड इन योर एग्जाम। नाउ द लास्ट वन, आखिरी है पर वेरी इंपॉर्टेंट है। दे आर कॉल्ड कॉल्चीसिन। कॉल्चीसिन, कॉल्चीसिन जो है स्टूडेंट, ये एक अल्कलॉइड है जो एक प्लांट की रूट से मिलता है। ओके, सो इट इज एन अल्कलॉइड। ये पूछते हैं, हम बायोमोलिक्यूल में भी इसका नाम लिखेंगे। इट इज एन अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये भी क्वेश्चन आता है, रूट्स ऑफ कॉल्सिकम ऑटमनेल। कॉल्चीसिन नाम है, तो इस पेड़ का नाम है कॉल्चीसम ऑटमनेल। इजी टू रिमेंबर, ऑटम सीजन में आएगा कॉल्चिकम। सो कॉल्चिकम ऑटमनेल की रूट से ये अल्कलॉइड मिलता है। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स, मेटाफेज में जब स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं तो उनको डिसॉल्व कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। तो एनाफेज में वो खींच ही नहीं पाएगा दोनों क्रोमोसोम्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण से सेल आगे डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो व्हाट डज इट डू, इट disintegrates spindle fibers in metaphase। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो कॉल्चीसिन है वो किस फेज में रोक देता है सेल डिवीजन को, मेटाफेज में। यानी कि डीएनए तो डबल हो चुका है, डीएनए की 1 से 2 कॉपी बन चुकी हैं, लेकिन वो 2 सेल में डिवाइड नहीं हुआ। यानी कि उस सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या अमाउंट ऑफ डीएनए बढ़ गया है। ऑलराइट, इसको यूज करते हैं कई सारे प्लांट्स में उनकी प्लॉइडी को इंक्रीज करने के लिए। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड टुडे the first kind of cell division, that is direct cell division or amitosis, no spindle formation, no chromosome formation, no disappearance of nuclear membrane, nucleus में constriction followed by cytoplasmic constriction and the 2 daughter cells may be of equal size or unequal size। फिर हमने सेल साइकिल पढ़ी जिसमें सेल पहले प्रिपरेटरी फेज में जाएगा G1, S and G2, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा S फेज में, और फिर न्यूक्लियर डिवीजन होगा दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दैट इज साइटोकाइनेसिस। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द सेल साइकिल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में इसको आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। हम अगली क्लास में डील करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज माइटोसिस। सो टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।